एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम स्वामी जी, केवी सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। कल आर्थिक सर्वे पेश किया है उन्होंने, देश की खाका रखा है, आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी है उसमें, भविष्य की योजनाओं का भी उसमें एक तरह से इशारा किया गया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है केवी सुब्रमण्यम जी। नमस्कार जी। वैसे तो आपने कल आर्थिक सर्वे पेश किया है, लेकिन आपने जिस तरह से महंगे इलाज को लेकर जो कहानी सुनाई है आपने थ्री इडियट्स की, और उसमें आपने जिक्र किया है कि कैसे रेंचो अपने घर जाता है, उसकी माँ बताती है कि इलाज कितना महंगा हो गया है। मेरा सवाल ये है कि इस महंगे इलाज का इलाज क्या है, उसकी दवा क्या है? आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। हमने थ्री इडियट्स का वो सीन लिया है जहां रोंचो और फरहान राजू के घर खाने जाते हैं और जब राजू की माँ बात करती है इलाज में जो उनकी तनख्वाह की काफ़ी प्रतिशत इलाज में चली जाती है, तो इसका जो इलाज है हमने तीन तरफा बताया है। पहला तो हमने ये दिखाया है कि जो सार्वजनिक खर्च जो होती है, और इसमें राज्यों की भूमिका बहुत अधिक है क्योंकि राज्य करीब 65% जो हेल्थ केयर में जो उनकी लागत होती है वो राज्यों की होती है, क्योंकि राज्य का विषय है, जो स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तो इसमें जब आप देखें सार्वजनिक जो राज्य और केंद्र मिला के, तो हमारी जो खपत है वो करीब 1% है जीडीपी के अनुपात में। इसको हम यदि 2.5% तक बढ़ा दें तो जो आज के तारीख में जो 100 रुपये में से 60 रुपया एक परिवार अपने खुद के जेब से निकालता है, वो 100 रुपये में से सिर्फ 30 रुपया रह जाएगा। तो इससे जो है बहुत लाभ आएगा काफ़ी सारे परिवारों को, और जो गरीब परिवार हैं उनको विशेषतः लाभ आएगा। दूसरी बात हमने ये बताई है कि यदि आप देखें जो हेल्थ केयर जो है निजी क्षेत्र और जो सार्वजनिक क्षेत्र जो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में, तो निजी क्षेत्र का इसमें योगदान काफ़ी है, करीब 65%। लेकिन इसमें एक बात जो ध्यान रखने योग्य है कि जो दाम है, मतलब यदि मान लीजिए आपको एक कार्डियक प्रोसीजर के लिए जाना पड़ता है, तो यदि आपने सरकारी अस्पताल में कराया जबकि निजी अस्पताल में, तो निजी अस्पताल में करीब 6.5 से 7 गुना ज़्यादा औसताना आपको चुकाना पड़ता है उसका दाम। और ऐसे ही कैंसर ले लीजिए या फिर आपको कोई दुर्घटना हो गई, तो इन सब में भी हर चीज़ में जो है निजी अस्पतालों में खर्च जो है बहुत ज़्यादा होता है। और ये इसलिए नहीं है कि जो इलाज मिलता है वो बहुत ही बेहतर है। ये भी हमने दिखाया कि जो पुनः किसी मरीज को आना पड़ता है, जो एक क्वालिटी का संकेत है, उसको भी हमने लेके दर्शाया है कि ऐसा नहीं है कि जो इलाज मिलता है वो बहुत ही बेहतर है। तो इसका एक परिणाम ये आता है कि जो निजी क्षेत्र है उसका रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा एक मुद्दा है। और तीसरा हमने ये बताया है कि जो जैसे महामारी हुई है, कोरोना की महामारी, तो इसको चलते हुए हमने ये ध्यान रखना है कि जो हम आगे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, क्योंकि अगली जो महामारी आएगी वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोरोना जैसी ही हो, कुछ और हो सकती है। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जैसे कहते हैं डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, तो उन पे हमें ध्यान केंद्रित रखना होगा। तो ये 3 इलाज हैं जो आपने जिसका जिक्र किया। जी, लेकिन सवाल फिर घूम के वहीं आता है सुब्रमण्यम जी कि आखिर कोरोना के दौरान भी हमने देखा किस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने मरीजों को लाखों के बिल थमाए 15 से 20 दिन के। कैसे रेगुलेशन लाएंगे, कैसे इन हॉस्पिटल्स को प्राइवेट सेक्टर के रेगुलाइज करेंगे? तो इसमें हमने जो आर्थिक समीक्षा की जो 5वां अध्याय है, उसमें हमने सीख ली है। जैसे आप बैंकिंग देखें या फिर जो फाइनेंस वाली सेक्टर है, इसमें रेगुलेटर जो है सेक्टोरल रेगुलेटर्स होते हैं, भारत में ही नहीं हर जगह में। इसी तरह पिछले 2 दशकों में स्वास्थ्य की जो सेक्टर है उसमें भी सेक्टोरल
असमानता होती है, ये बैंकिंग में, फाइनेंस में और स्वास्थ्य के विषय में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसे दूर करने के लिए जो एक सेक्टोरल रेगुलेटर है वो बहुत ज़रूरी है। जो सेक्टोरल रेगुलेटर है वो रेगुलेट तो करता ही है, उसके अलावा सुपरवाइज भी करता है। तो इसके चलते जो विषमताएं हमने दिखाई हैं उनमें कमी आएगी ज़रूर, एक्चुअली रेगुलेटर यदि बनाया जाए और उसको अच्छे से काबिल बनाया जाए तो। जी, तो चलिए ये देखने वाली बात होगी कि जो आपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है वो सरकार उसको कब लागू करती है। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है जो हर जन के मन में है, और वो सवाल ये है कि इस कोरोना काल में जब कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है, अभी तो खैर फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही है, ये मुफ्त दे रही है सरकार, लेकिन क्या बाकी देश के लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त लगेगी? क्या सरकार इस पर कोई विचार कर रही है? ज़रूर इसमें काफ़ी विचार किया गया है, और ये भी विचार किया गया है कि वैक्सीन जो है अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे तो जो कुछ सर्विस के जो आपके क्षेत्र हैं, जैसे ट्रैवल है, टूरिज्म है, तो इनमें जो आजकल लोग जिसमें काफ़ी मंदी है, क्योंकि लोग उसमें उसका डिमांड नहीं है, तो वैक्सीनेशन होने के साथ एक्चुअली उसमें भी काफ़ी वृद्धि आएगी। तो इसमें ज़रूर विचार किया गया है और ये भी सोचा गया है, और काफ़ी इसमें काफ़ी वार्तालाप भी हुई है कि उसमें लागत दी जाए। तो ये कल हम इंतजार करेंगे कि वित्त मंत्री साहिबा क्या बतलाती हैं इसमें। तो आप एक बड़ा इशारा कर रहे हैं, एबीपी न्यूज़ पर आप एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं कि हो सकता है कि कल जब बजट पेश हो तो कोरोना वैक्सीन के मुफ्त उपलब्धता की घोषणा बजट में हो सके। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे शब्दों को आप एक्चुअली संदर्भ के बाहर से में ना ले, ये मेरा आग्रह रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस विषय में जरूर सोच विचार हुआ है, और इस सोच विचार के बाद कल निर्णय क्या लिया गया है ये कल देखेंगे हम। जी, चलिए अब हम आर्थिक स्थिति की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना काल में पूरी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक तरह से कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति उसकी खस्ता हाल हो गई है। आपने इकोनॉमिक सर्वे के दौरान, आर्थिक सर्वे के दौरान इसमें क्रिकेट का जिक्र किया है, ऑस्ट्रेलिया भारत के क्रिकेट मैच का जिक्र किया है, जिसमें आपने कहा है कि भारतीय टीम 36 रन पे आउट हो गई थी, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त वापसी की, और न केवल वापसी की, भारत ने मैच भी जीता। लेकिन सवाल ये है कि पंत और पुजारा जैसी बैटिंग कब देखने को मिलेगी? क्या इस बजट में उस तरह के बैट्समैन बैटिंग करते नजर आएंगे? देखिए, हमने जो वी शेप्ड रिकवरी जो हुआ है भारत के अर्थव्यवस्था में, और उसको हमने ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसका जो प्रदर्शन था उसके साथ हमने जोड़ा है। जिस तरह भारत की क्रिकेट टीम 36 पे आउट हो गई थी 1 घंटे के अंदर, इसी तरह पहली तिमाही में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें करीब 24% की गिरावट आई थी। उसके बाद जो दूसरी तिमाही है उसमें काफी घटकर वो 7.5% रह गई, और आगे चल के इसमें और विस्तार की गुंजाइश है। तो जिस तरह अपनी क्रिकेट टीम ने 36 के बाद एक्चुअली जैसे अगले मैच में जीत दर्ज की और पूरी सीरीज को जीता, तो इसी तरह का एक विस्तार जो है हम देख रहे हैं, और ये आशा करते हैं कि जो हमारा अनुमान है ये जरूर ये प्रकट होगा। तो आपको क्या लग रहा है, पंत और पुजारा जैसी बैटिंग जो है कौन सा सेक्टर करेगा? वो तो कल देखेंगे। पंत और पुजारा को समझना इस तरह चाहिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि में कि जब काफी अनिश्चितता थी, जब पहले 5 महीने 6 महीने, तब भारतीय सरकार ने एक्चुअली पुजारा जैसी बल्लेबाजी की काफी ध्यान से। लेकिन जितने भी आवश्यक चीजें थी, जैसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स दिए गए, लिक्विडिटी मेजर्स जो कहते हैं, और ऋण के मेजर्स छोटे कंपनियों के लिए, सब दिए गए, सारे जितनी आवश्यकता है। क्योंकि जैसे पुजारा जब खेलते हैं तो विकेट पे टिके रहना आवश्यक होता है, उसी पे
ध्यान देते हैं, इसी तरह भारतीय सरकार ने भी आवश्यकताओं पे ध्यान दिया। उसके बाद जब वो अनिश्चितता कम हो गई, जब अनलॉक फेज जब शुरू हुआ, तो तब डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन पे आत्मनिर्भर भारत 3 में जो फिस्कल मेजर्स थे 1% जीडीपी का के अनुपात में दिया गया, तो ये पंथ जैसी बैटिंग शुरू हो चुकी है और हम आशा करते हैं कि आगे चल के भी ये जारी रहेगा। जी सुब्रमण्यम साहब, जो आपने आर्थिक सर्वे पेश किया है उसमें जो आंकड़े आधार बनाए हैं वो ज़्यादातर संगठित क्षेत्र के हैं, जबकि भारत में एक बड़ा वर्ग जो है असंगठित क्षेत्र से आता है। क्या उसका कोई आकलन है, क्योंकि यही वर्ग है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, और इसको उबारने के लिए क्या कुछ बजट में हो सकता है? जरूर, जितने हमारे नीति में जो भी अपना सोच विचार और परामर्श करते हैं, ये जरूर ध्यान रखते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है भारत में, वो उस पर ध्यान जरूर केंद्रित रहना चाहिए। इसीलिए अब ये कहा गया है आर्थिक सर्वेक्षण में कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में काफी वृद्धि आती है, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो काफी रोजगार है वो रोजगार आपकी एक्चुअली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। तो इसीलिए इससे जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काफी रोजगार पैदा होता है, तो इसीलिए इस पे ध्यान देने की परामर्श की गई है। इसका एक उदाहरण है, भारत ने ऐसा इससे पहले किया है। जब 1998 से 2003 तक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुई थी, तब भारत की विकास की दर में काफी मंदी हुई थी, और कम हुई थी। तो तब जो वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलैटरल बनाया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, और रिफॉर्म्स भी किए, जिसके चलते भारत की जो विकास दर है 8% से ऊपर हो गई। अगले जो 5-6 साल में जो विकास दर आई, इन्हीं कदमों के कारण आई, और उसके चलते विकास दर में तो कमी हुई, और ऋण की जो जीडीपी में अनुपात है वो भी काफी कम हो गई। तो क्योंकि हमने पहले किया है, ऐसा अनुभव रहा है, उसी को दोबारा एक्चुअली हम दोहराएं, ये एक परामर्श है जो दिया गया है इस आर्थिक सर्वेक्षण में। तो ये माना जा रहा है सुब्रमण्यम साहब कि आने वाले साल में और इस साल में, खासतौर पर 2021 में, एग्रीकल्चर सेक्टर ही सबसे बड़ा बैकबोन बन के भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरेगा। जो विकास दर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई रहने वाला है पिछले साल की तुलना में। हाँ, ये जरूर है, और इससे यदि ये रिफॉर्म्स पे अमल हो जाएगा तो उसमें जो वृद्धि दर है वो जरूर और बढ़ेगी, क्योंकि यदि आप देखें पिछले 10-15 सालों में एग्रीकल्चर की जो विकास दर है वो करीब 3 से 3.5%, 4% तक रही है, और जब बाकी सेक्टर काफी आगे बढ़े हैं जिनमें कभी वृद्धि की दर और तेज रही है। तो ये जरूर है कि रिफॉर्म्स जब यदि अमल हो जाएंगे तो उससे काफी असर पड़ेगा। ये भी देखना, ये भी समझना योग्य है कि आपके जो बाकी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें काफी वृद्धि आई है जो अनलॉक फेज में, और आगे साल में भी उसमें अच्छा प्रदर्शन रहेगा, ये मेरा मानना है। ये खासतौर पर कुछ राज्यों तक ही क्यों सीमित है ये किसान आंदोलन? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह देख रहे हैं, या फिर इसके पीछे सिर्फ स्थानीय किसानों की ही कुछ हित हैं? देखिए, जब अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये जो कानून है, ये जो छोटे किसान हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि जो छोटा किसान है उसके पास विकल्प नहीं होता कि वो जब मंडी जाता है तो मंडी में जो गुट होती है वो गुट को ही बेच पाता है, उसके पास एक और विकल्प नहीं होता। और ये तो एक सामान्य ज्ञान है कि यदि आपके पास विकल्प नहीं हो तो जो अगला है वो जो जितनी भी जो भी आपने वैल्यू क्रिएट किया उसका काफी हिस्सा ले लेता है। लेकिन यदि आपके पास विकल्प हो तो आप उनको कह सकते हैं कि आप ही को बेचना है, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं किसी और को बेच सकता हूं, तो आप मुझे अच्छे दाम दें वरना मैं किसी और को बेचता हूं। तो ये जो विकल्प है, इससे जो छोटा किसान है उससे काफी लाभ होता है। तो ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसे ध्यान में रखना है, और सारे जो हमारे छोटे किसान हैं ये इसको समझें, ये मेरा आग्रह है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हर आदमी के जहन में है, वो है पेट्रोल डीजल की कीमतें। कई शहरों में 100 रुपये के आसपास पहुंच गई हैं, और उसकी बड़ी वजह एक्साइज ड्यूटी उस समय बढ़ाई गई थी जिस वक्त कच्चे तेल के दाम बहुत ज़्यादा थे। आपको नहीं लगता कि अब
वक्त आ चुका है कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी जाए? देखिए, यदि आप जो इन्फ्लेशन है उस पर ध्यान दें तो इन्फ्लेशन जो है वो काफी हद तक फूड इन्फ्लेशन से आया, जो खाद्य पदार्थ हैं उनके इन्फ्लेशन से आया है। और उसमें भी जो आलू, टमाटर और प्याज, उनके दाम बढ़े थे क्योंकि लॉकडाउन के समय इनकी जो ट्रांसपोर्ट है वो सही तरीके से हो नहीं पाई थी, तो इसीलिए बढ़े थे। तो जो इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है उसमें रोशनी कहीं और डालने की जरूरत है। तो आपको लगता है कि एक्साइज इसमें एक ड्यूटी और कम बात करने बता की दूं बिल्कुल कि जरूरत नहीं है अभी? इसकी एक और बात मैं ये बता दूं कि दिसंबर के महीने में इस इन्फ्लेशन में काफी कमी भी आई है, जिसको मैं आगे चलते हुए और इसमें कमी आएगी, ये मैं जरूर मेरा ये मानना है। नहीं, हम महंगाई की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं उस पर एक्साइज ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, और ये उस वक्त बढ़ाई गई थी जब पेट्रोल डीजल के दाम का बहुत ज़्यादा थे। लेकिन पेट्रोल डीजल तो महंगाई के विषय में ही आता है ना, पेट्रोल डीजल का दाम। जी, तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो ड्यूटी चल रही है वो चलती रहनी चाहिए। मैंने जो कहना था मैंने कहा है कि एक्चुअली जो महंगाई का जो विषय है उसमें कहीं और जिस प्रश्न का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बजाय एक्चुअली कहीं और ध्यान देना जरूरी है, ताकि महंगाई जो है सीमित रहे। और वो उस पे कदम लिए भी गए हैं काफी सारे, और जिनका लाभ भी आ रहा है, जैसे दिसंबर के महीने में हमने देखा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वाब थे, केवी सुब्रमण्यम स्वाब, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं। आपने हमें एबीपी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।